हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आरएस ओनली और इंग्लिश। ठीक है, बहुत स्लो, बहुत ही इजी तरीके से इंग्लिश को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि बहुत बेसिक लेवल पे अपन इंग्लिश सीखना शुरू करेंगे और मेरा ज़्यादा फोकस आपकी वोकैबलरी डेवलपमेंट पे रहेगा। वोकैबलरी के लिए यानी कि शब्दों को सीखने के लिए शब्दों के पीछे की कहानी को समझना ज़रूरी है। इसलिए आज हम स्टार्ट करेंगे रूट वर्ड्स से। रूट वर्ड्स क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका जो ओरिजिन है वो किसी और लैंग्वेज से आया है। ओरिजिन का क्या मतलब होता है? ओरिजिन का मतलब होता है शुरुआत। ठीक है ना? कोई भी शब्द आज अगर है जो इंग्लिश में जो अपन यूज कर रहे हैं, उसके पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर रही होगी। और मैं ऐसे शब्दों की बात नहीं कर रही हूँ, टू हो गया, फॉर हो गया, फ्रॉम हो गया, ऑफ हो गया, ये सब नहीं बोल रही हूँ मैं। आफ्टर ये सब नहीं बोल रही हूँ मैं मेजर वर्ड्स की बात कर रही हूँ। जैसे सिंपल सी बात है, डिक्शनरी। डिक्शनरी इसको कैसे बोलते हैं? डिक्शनरी। डिक्शनरी, डिक्शनरी। इसका क्या मतलब होता है? एक ऐसी किताब जिसके अंदर शब्दों का भंडार होता है, शब्दों का मीनिंग होता है, उनका यूजेज होता है, एग्जाम्पल्स होते हैं, उनको कैसे सेंटेंस में यूज किया जाता है वो होता है। डिक्शनरी का मतलब यही होता है। सबके पास होती है डिक्शनरी। अब आजकल तो फिजिकल बुक्स तो नहीं होती है, लेकिन जब मैं स्कूल में थी तो हम फिजिकल बुक्स रखते थे। ठीक है, उस टाइम स्मार्टफोन्स वगैरह ये सब नहीं होते थे कि गए गूगल पे और देख लिया। एनीवे, डिक्शनरी होती है। डिक्शनरी कहीं ना कहीं से तो ओरिजिन हुआ होगा इस वर्ड का। ऐसा तो है नहीं कि बस किसी का मन किया और उसने देखा कि मोटी सी बुक रखी है और इसके अंदर ये काम है, ये सामान लिखा हुआ है, तो इसको आज से मैं डिक्शनरी बोलना शुरू कर दूं। ऐसा तो हुआ नहीं होगा। यहां पर आपकी कहानी आती है रूट वर्ड्स की। DICT, डिक्ट। डिक्ट, इस शब्द का क्या मतलब होता है और ये शब्द कहां से आया, और अगर ये शब्द एग्जिस्ट करता है तो क्या इस शब्द से और शब्द बनते हैं और कैसे इनके मीनिंग्स डिराइव किए जाते हैं। रूट वर्ड्स की कहानी इसी जगह काम आएगी। आप एक रूट वर्ड सीखेंगे और आप उससे कई सारे शब्द बना पाएंगे। ठीक है, जैसे एक रूट वर्ड होता है लेग्स या फिर लेग। ये लेग का मतलब पैर नहीं है, ये एक लैटिन वर्ड होता है और इस शब्द का मतलब होता है लॉ, यानी कि कानून। किसी भी तरीके से कानून जहां पर शब्द जुड़ रहा है ना, वहां पर इस शब्द को आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर क्या होता है? एक ऐसी बॉडी होती है जहां पर कानून बनाए जाते हैं। इसमें ये रहा आपका रूट वर्ड। ठीक है, और लीगल, LEGAL, ये रहा आपका रूट वर्ड। लीगल का मतलब ही होता है कानूनन तौर पर या फिर कानूनी। ठीक है, और देखते हैं लेक्सिकॉन। ये रहा आपका रूट वर्ड LEX। मैंने दो दिए थे ना, लेक्स और लेग, तो ये रहा आपका लेक्स, लेक्सिकॉन। लेक्सिकॉन का मतलब होता है शब्दों का भंडार। ठीक है, और ये जनरली लीगल वर्ड्स के लिए यूज होता है या फिर ऐसे जो फॉर्मल वर्ड्स होते हैं उन वर्ड्स के लिए यूज होता है। समझ में आ गया? तो आपने एक वर्ड सीखा और उस एक वर्ड से आपने कई सारे वर्ड्स को डिराइव किया। उसी तरह से डिक्ट, डिक्शनरी। इसका और बताती हूं मैं डिक्ट का। नहीं, डिक्टेशन एक जगह रहता है, अपन डेरिवेटिव वर्ड्स पे नहीं जाएंगे। डिक्टेशन है ना, जो बोल के कहानी सुनाई जाए और कोई लिख दे, है ना, डिक्टेशन। वैसे ही डिक्टेटर, DICT यहां पे भी आ गया। डिक्टेटर कौन होते हैं? ऐसे लोग होते हैं जिनका बस कहा, वो मूवी नहीं है बाहुबली, मेरा वचन ही है मेरा शासन, है ना, वो वाली चीज है। बोल दिया और वो काम हो गया। ठीक है, डिक्टेटर। बोलना जिसमें शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है वो डिक्ट होता है। तो एक मैंने वर्ड से यहाँ पर 3 दिखाए, ये मैंने बहुत कम दिखाए हैं। अभी अपन आगे क्लास में बढ़ेंगे तो अपन और सारे वर्ड्स देखेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया? तो रूट वर्ड्स समझना इंपॉर्टेंट है। रूट वर्ड्स की ये कहानी जानने की जरूरत नहीं है कि लैटिन में इसको क्या बोलते थे, उस टाइम इसको कैसे यूज किया जाता था, इसको सेंटेंस में कैसे, ये सब जानने की जरूरत नहीं है। ये जानने की जरूरत है कि ये वर्ड किस वर्ड से आया है और उसका एक बेसिक मीनिंग होता है, वो क्या है। दैट्स इट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूट वर्ड्स कौन से होते हैं मैंने आपको पहले ही बता दिया। रूट वर्ड्स का बेसिक मतलब बहुत ही फाउंडेशनल लेवल पे अगर अपन जाएं तो रूट वर्ड्स का मतलब क्या होता है? रूट का क्या मतलब होता है? जड़, है ना। कहीं से तो पेड़ की जड़ रही होगी ना, मतलब जो लास्ट पॉइंट है कि वो वहां से जुड़ा हुआ है। पेड़ गया तो आसमान में, लेकिन एक्चुअली धरती के अंदर कहाँ तक है, उसी को रूट बोलते हैं। वो सेम चीज यहाँ पर भी लगती है। ओके, रूट वर्ड्स आर द बेसिक पार्ट्स ऑफ द वर्ड दैट कैरी मीनिंग। दे आर लाइक द फाउंडेशन, है ना, वो जड़ की बात हो रही है, ऑफ अ बिल्डिंग। अदर वर्ड्स आर बिल्ट विद देम। ठीक है, एक तरह से ईंट होती है ना, तो ईंट को यूज करके आप बिल्डिंग बना लेते हैं, घर बना लेते हैं। ठीक है ना, और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। तो वो जो एक ब्रिक है वो आपका रूट वर्ड का काम करता है, वो आपका फाउंडेशन का काम करता है। ये आपके 4 रूट वर्ड्स हैं।
मैं इनको एक्सप्लेन भी करती हूँ, मैं इनको यूजेज भी दिखाती हूँ, लेकिन ये 4 वर्ड सिर्फ और सिर्फ मैंने यहाँ पर एज एन एग्जाम्पल लिए हैं, है ना। ये आपका ग्रीक रूट वर्ड है। ग्रीक को क्या होता है, जो ग्रीस के रहने वाले लोग होते हैं या जो ग्रीस में रहने वाले लोग भाषा बोलते हैं उसको ग्रीक बोलते हैं, ठीक है। और ये तीनों जो हैं ये आपके लैटिन रूट वर्ड्स हैं। आप नोटिस करेंगे कि मैं ज़्यादातर रूट वर्ड्स लैटिन ही यूज़ करूँगी। ज़्यादातर रूट वर्ड्स लैटिन में क्यों हैं, क्योंकि लैटिन का इंग्लिश के ऊपर बहुत हैवी इन्फ्लुएंस रहा हुआ है। कुछ कारणों से ऐसा है। पहला कारण तो है कि रोमन इन्फ्लुएंस जो है, एक सेकेंड, ठीक है, रोमन इन्फ्लुएंस क्यों, क्योंकि जब रोम एक्सपैंड कर रहा था, जब रोमन एम्पायर एक्सपैंड कर रहा था, तो उन्होंने फाइनली इंग्लैंड के ऊपर कब्जा जमा लिया, ठीक है। दे कॉन्कर्ड इंग्लैंड। और ये कब हुआ, 43 से 410 एडी तक। ये जो ऑलमोस्ट 400 सालों का जो टाइम है, जब कोई और आपके ऊपर 400 सालों तक आके इन्फ्लुएंस आपको करेगा, आपके ऊपर राज करेगा, तो उसकी लैंग्वेज आप अपनी लैंग्वेज में ले लें। हम इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं क्या, है ना। कितना टाइम अंग्रेज रहे थे इंडिया में, प्रॉपर राज तो उन्होंने लगभग 100 साल ही किया था। उससे पहले तो देवर कंपनीज जो यहाँ पर ट्रेड करते थे, राइट। आपकी इन्फ्लुएंस होती है लैंग्वेजेस। हमारी लैंग्वेज में उर्दू, पर्शियन लैंग्वेजेस के जो अपने वर्ड्स हैं जो अपन यूज़ करते हैं हिंदी में या अदरवाइज वर्नाकुलर लैंग्वेज में, वो कहाँ से आए हैं, बिकॉज ऑफ द दिल्ली सल्तनत और मुगल एरा, ठीक है। तो कोई और आपके साथ में आपके ऊपर आके अगर आपके राज करेगा या फिर आपके साथ बिजनेस भी करेगा, तो आप उसकी लैंग्वेज से इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, ठीक है। वो सेम कारण यहाँ पर भी है। इसके अलावा क्रिश्चियनाइजेशन, ठीक है। 6th सेंचुरी में क्रिश्चियनिटी अपने बूम पे था फैलने के मामले में, ठीक है। 6th सेंचुरी में क्या होता है, जो क्रिश्चियन मॉन्क्स वगैरह होते हैं या जो फादर होते हैं जो क्रिश्चियनिटी की बात लोगों तक पहुंचाते हैं, वो लैटिन लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे। उस टाइम तक रोमन एम्पायर एग्जिस्ट कर रहा था, ठीक है, अपने फाइनल स्टेजेस पे था, लेकिन रोमन एम्पायर एग्जिस्ट कर रहा था। तो अचानक से तो लैंग्वेज यूज़ करना बंद कर नहीं देता है कोई। तो जो लिटर्जिकल लैंग्वेज होती है, जहाँ पर धार्मिक बातें होती हैं, है ना, वो लैंग्वेज अभी भी लैटिन के वर्ड से इन्फ्लुएंस थी। तो जब क्रिश्चियनाइजेशन हुआ, जब दुनिया में क्रिश्चियनिटी अपने पीक पे थी फैलने में, उस टाइम उनके जो धार्मिक ग्रंथ लिखे जा रहे थे या फिर जो वो सरमन्स देते थे, ठीक है, लोगों के बीच में जाके अपना जो पैगाम सुनाते थे वाली बात है, वो जनरली लैटिन लैंग्वेज से इन्फ्लुएंस थे, ठीक है। जो इनिशियली बाइबल जो लिखी गई थी उसमें भी आपको हिब्रू और लैटिन के वर्ड्स देखने को मिलेंगे। इसके कारण भी लैटिन वर्ड्स आपको इंग्लिश में बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तीसरा जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा बड़ा रीज़न है, वो है नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। ये हुआ था 1066 एडी में, या इसको सीई बोलते हैं, आजकल सीई लिखने लग गए ना, एना डोमिनाई कोई नहीं बोलता, ठीक है, तो सीई लिखते हैं। 1066 में फ्रेंच नॉर्मन जो थे उन्होंने इंग्लैंड के ऊपर अटैक किया और इंग्लैंड को जीत लिया। मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोल रही हूँ, कुछ रीजंस हैं जो इन्फ्लुएंस नहीं है, कुछ हैं जो इन्फ्लुएंस्ड हैं, अपन को डिटेल में नहीं जाना, मैं आपको बहुत जनरली समझने के लिए बता रही हूँ। इन्होंने क्या किया, जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो खुद अपने आप ही लैटिन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, इंस्पायर्ड है। तो डेरिवेटिव लैंग्वेज के रूप में कुछ फ्रेंच वर्ड्स जो आपको देखने को मिल रहे हैं, और वो फ्रेंच वर्ड्स जो एक्चुअली लैटिन से आए हैं वो इंग्लिश ने एज इट इज अडॉप्ट कर लिए। आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे ये वर्ड है जस्टिस। जस्टिस वर्ड सुना है ना, न्याय। ये वर्ड फ्रेंच वर्ड है, ठीक है, और इसका लैटिन वर्ड आपको मिलेगा जस्टिसिया, जस्टिसिया, ठीक है। ये लैटिन वर्ड है और ये एज इट इज फ्रेंच में जस्टिस के रूप में ले लिया गया, और इंग्लिश ने फ्रेंच के इस वर्ड को सेम टू सेम एक्सेप्ट कर लिया, जस्टिस, ठीक है। जस्टिस फ्रेंच में बोला जाता है, इंग्लिश में इसको जस्टिस बोलते हैं। द वे इट इज स्पेल्ड इज एग्जैक्टली द सेम, स्पेलिंग में डिफरेंस नहीं है। उसके अलावा जो चौथा रीजन है जो जनरली देखने को मिलता है वो है रेनेसां का टाइम। रेनेसां कौन सा टाइम पीरियड था, हाँ मैं टाइम पीरियड लिखती हूँ यहाँ पे सो दैट आपको याद रहे, 14 से 17 सेंचुरी। ये जो टाइम पीरियड था, इसको रेनेसां का टाइम पीरियड क्यों बोला जाता है, क्योंकि कहते हैं कि इससे पहले का जो टाइम था वो यूरोप के लिए डार्क था,
डार्क एजेस थी, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा रूढ़िवादिता थी, सुपरस्टिशन थे, लोग रिलीजन को क्या कहते हैं स्ट्रिक्टली फॉलो करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा गलत काम भी कर रहे थे। आपने विच हंट का नाम सुना होगा, जहाँ पर महिलाओं को जिंदा जला देते थे ये कह के कि ये तो चुड़ैल है। क्यों? क्योंकि या तो उसको पढ़ने का शौक है, या फिर वो घर का काम नहीं करना चाहती है, वो कुछ बिजनेस करना चाहती हैं, ठीक है, साइंस में इंटरेस्ट है, कुछ लिखती हैं, लिटरेचर का शौक है, ये सब जो चीज़ें होती थी उसको विच ट्रायल्स बोलते थे, ठीक है। और वो डार्क एजेस का बहुत बड़ा एक हिस्सा था। इस एक्चुअली ये बहुत बड़ा रीजन है कि उसको डार्क एजेस बोला जाता है यूरोप का। उसके बाद में रेनेसा आता है। रेनेसा का मतलब ही, रेनेसा एक फ्रेंच वर्ड है, रेनेसा का मतलब ही ये है कि हम बदलाव ला रहे हैं। 14 से 17वीं शताब्दी जो थी, आपकी शताब्दी जो थी, इसमें बहुत ज़्यादा हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे थे। और इंटरेस्टिंगली ये मॉडर्नाइजेशन पास्ट में जाके हो रहा था। हम लैटिन की तरफ जा रहे थे। हम कहते थे कि भाई रोमन एम्पायर जो था वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न थे अपने टाइम के हिसाब से, तो हम रोमन एम्पायर यानी कि जो लोग लैटिन बोलते थे उस टाइम, इससे कम से कम नहीं तो 1000 साल पहले, वो लोग लिटरेचर, साइंस, आर्ट, मेडिसिन, ये सब में एक तरह से उस टाइम के लिए बहुत माहिर थे इन चीज़ों में, और वो सब काम लैटिन लैंग्वेज में हुआ था। तो हम वापस से मेडिसिन, साइंस, आर्ट्स, ठीक है, लिटरेचर, इनके ऊपर ध्यान दे रहे थे। और ये ओरिजिनली इन लोगों के लिए लैटिन में लिखा हुआ था, तो इन्होंने एज इट इज वर्ड्स को बोरो करना स्टार्ट कर दिया। जैसे मैं बताती हूँ, साइंस में एक वर्ड है स्पीशीज, SPECIES, ये आपके लैटिन वर्ड स्पेसियस से लिया गया है, ठीक है। और जब इन्होंने रेनेसा के टाइम में लैटिन पढ़ी मेडिसिन के लिए, साइंस के लिए, साइंस एंड टेक्निक के लिए, तो इन्होंने सेम वर्ड ले लिया, स्पीसीए। स्पीसीए को इंग्लिश में स्पीशीज बोल दिया। समझ में आ गया है ना? मुझे उम्मीद है कि अभी तक समझ में आ रहा होगा। ये आपके 4 मेजर कारण हैं कि क्यों इंग्लिश में ज़्यादातर वर्ड्स आपको लैटिन मिलेंगे, और अदरवाइज भी इंग्लिश में बहुत सारी लैंग्वेजेस से आपको हिंदी, तमिल, बंगाली, इनका भी इन्फ्लुएंस आपको इंग्लिश में मिलेगा। ये तो कल की बात है ना, 100 साल भी नहीं हुए अभी तो। एग्जैक्टली समझ में आ गया ये सब कुछ। ये आपका ग्रीक वर्ड है जियो। जियो का मतलब होता है कुछ ऐसा जो धरती से मिलता जुलता हो। जियो का मतलब होता है अर्थ, ठीक है, अर्थ या अर्थ लाइक। तो जियो से बनने वाले सभी शब्द अर्थ से रिलेटेड होंगे, जैसे जियोलॉजी, जियोग्राफी। समझ में आ गया है ना? उसके अलावा देखें तो, ठीक है, जियोलॉजी हो गया, जियोग्राफी हो गया, और जियोसिंक्रोनस हो गया। जियोसिंक्रोनस आपकी सैटेलाइट्स के लिए यूज होता है ना? ये तो आपने न्यूज में काफी पढ़ा होगा इस वर्ड को। अगेन आपको इस वर्ड पे ध्यान देना है, आपको रूट वर्ड्स पे ध्यान देना है। स्क्रिप्ट या फिर स्क्राइब, इसका मतलब होता है कुछ भी ऐसा जो लिखा जाए, ठीक है, जो आपको लिखा जा रहा है। अब स्क्रिप्ट में स्क्रिप्ट और पोर्ट जो आपके वर्ड्स हैं, स्क्रिप्ट के लिए आप वर्ड्स बना सकते हैं, जैसे खुद स्क्रिप्ट ही अपने आप में एक वर्ड है ना? जो कहानी होती है, मूवीज की कहानी लिखते हैं लोग, उसको स्क्रिप्ट बोलते हैं। उसके बाद में स्क्रिप्चर, स्क्रिप्चर आपके धार्मिक ग्रंथों के लिए यूज होता है। इंस्क्राइब है ना, प्रेस्क्राइब, प्रेस्क्राइब के अलावा एक वर्ड होता है प्रोस्क्राइब, PROSCRIBE। इसके अलावा आप लिख सकते हैं डिस्क्राइब, डिस्क्राइब के बाद में आप लिख सकते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यू का मतलब होता है खुद से, मैन्यूस्क्रिप्ट, सॉरी खुद से नहीं, हाथ। मैन्यू का मतलब होता है, ये अपने आप में एक रूट वर्ड है मैन्यू। मैन्यू का मतलब होता है हैंड, हाथ को काम में लेना, और स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिखना, शब्दों को कागज पे उतारना, ठीक है। तो हाथ से लिखे हुए शब्द जो होते हैं वो मैन्यूस्क्रिप्ट होते हैं। आर्कियोलॉजी में आपने देखा है, जो पुरानी कोई किताबें मिल जाती हैं, 1000 साल पुरानी, आपको कुछ लिखावट मिल जाती है, वो मैन्यूस्क्रिप्ट के लिए वहाँ पर वर्ड यूज़ किया जाता है उसके लिए, ठीक है ना। उसके अलावा आपके पास वर्ड्स हैं पोस्ट स्क्रिप्ट। कभी आप कोई लेटर लिखते हैं तो एंड में एक सेंटेंस में आप उस लेटर को सार कर देते हैं, उसका समरी निकाल देते हैं, वहाँ पर आता है पोस्ट स्क्रिप्ट, और इसको शॉर्ट में P.S. भी लिखा जाता है। ये डॉट्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। उसके अलावा आप लिख सकते हैं कॉन्स्क्रिप्ट। कॉन्स्क्रिप्ट जो होता है वर्ड, कॉन्स्क्रिप्ट वर्ड जो होता है कॉन्स्क्रिप्शन के लिए यूज होता है। कॉन्स्क्रिप्शन जहाँ पर सोल्जर्स की भर्ती होती है, ठीक है। कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पर 100% कॉन्स्क्रिप्शन है। आपने इजराइल का नाम सुना है, आपको 100% कॉन्स्क्रिप्शन का पार्ट रहना पड़ेगा। अब आप आर्मी में फॉरएवर सर्व करना चाहते हैं या नहीं, डजेंट मैटर, वो आपकी बात की फैसले की बात है, लेकिन आपको एक बार आर्म्ड ट्रेनिंग जरूर दी जाएगी, ठीक है। वो होता है कॉन्स्क्रिप्शन, कॉन्स्क्रिप्ट। उसके अलावा आता है सब्सक्रिप्शन।
SCRIPT, है ना, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन होता है कभी गलती से किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को मेल कर दिया और सब्सक्रिप्शन का बटन दबा दिया और अब उसका रोज आपके पास में स्पैम ईमेल आता है और उसको डिलीट क्लिक कर करके थक गए, वो होता है सब्सक्रिप्शन। ठीक है, कितना ही आप अनसब्सक्राइब करने की कोशिश कर लो वो जाता ही नहीं है। खैर, दिस इज सब्सक्रिप्शन। ठीक है, उसके अलावा और वर्ड देखें, जैसे ट्रांसक्राइब हो गया, एंड माई पर्सनल फेवरेट स्क्रिबल। स्क्रिबल कौन सा शब्द होता है? स्क्रिबल शब्द का मतलब होता है ऐसी लिखावट जो समझ में ना आए। जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो लिखे लिखे कर देते हैं, पूरे पेपर खराब कर देते हैं, घर के जितने भी होते हैं, बस उनको पेन मिल जाना चाहिए, दीवारों के ऊपर भी है ना वो निशान कर देंगे, लाइनें बना देंगे, उसको कहते हैं स्क्रिबल। स्क्रिबल का मतलब यही होता है, एक ऐसी हैंडराइटिंग जो समझ में ना आए। कुछ स्टूडेंट्स की राइटिंग होती है ऐसी, स्क्रिबल। ये आपके सारे वर्ड्स आए हैं स्क्राइब से या स्क्रिप्ट से, ये दोनों सिंगुलर रूट वर्ड हैं, है ना, ये आते हैं लैटिन से। उसके अलावा आपके पास में पोर्ट है। पोर्ट के दो मीनिंग्स होते हैं। ठीक है, इसको डिलीट कर दूं मैं? ठीक है, अगर आपको लिखना है तो आप लिख लो या पॉज करके देख लो। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। अच्छा, पीछे खाली नहीं है, कोई बात नहीं, यहीं पे लिख देते हैं अपन। पोर्ट, पोर्ट के दो मीनिंग्स होते हैं। एक तो पोर्ट का मतलब होता है आपका कुछ आपके साथ में हाथ में कैरी करें आप, और दूसरा पोर्ट का मतलब होता है किसी तरीके का गेटवे जिसको आप पार करके जा रहे हैं। तो अगर आप टू कैरी वाले मीनिंग पे हैं या फिर गेटवे वाले मीनिंग पे हैं तो वर्ड्स अलग अलग हैं। ठीक है, मैं बात कर रही हूं पोर्ट की। ओके, मैं इतना डिटेल में आपको इस तरह से समझा रही हूं, आपको मैं बाकी की लिस्ट प्रोवाइड करूंगी और उस लिस्ट में बेसिक मीनिंग बताऊंगी आपको रूट वर्ड का, और उस रूट वर्ड से कितने वर्ड्स हो सकते हैं ये आपको खुद लिखने हैं। ठीक है, इट विल बी लाइक एन एक्टिविटी फॉर यू, और आपको समझ में भी आ जाएगा कि आपको मीनिंग्स कैसे डिराइव करने हैं वर्ड्स के। ठीक है, टू कैरी में आप ट्रांसपोर्ट लिख सकते हैं। ठीक है, पोर्टेबल लिख सकते हैं, PORTABLE। ठीक है, पोर्टेबल उन चीज़ों के लिए, जनरली खाने पीने की चीज़ों के लिए यूज़ होता है। पोर्टेबल का मतलब होता है जिसको आप साथ में ले सकें और वो खराब ना होगा। ठीक है, या फिर लंबे समय तक आप उसको अपने साथ रख सकें। उसके अलावा वर्ड होता है रिपोर्ट। ठीक है ना, रिपोर्ट में क्या कैरी करते हैं? रिपोर्ट में कैरी करते हैं डेटा, रिपोर्ट में कैरी करते हैं इंफॉर्मेशन। ठीक है, उसके अलावा आपका वर्ड हो सकता है सपोर्ट, है ना, वजन किसी के साथ में आप सपोर्ट कर रहे हैं, उसको सपोर्ट का मतलब किसी का साथ दे रहे हैं उस वजन को आगे बढ़ाने के लिए। और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, है ना, एक्सपोर्ट का मतलब होता है एक्सटीरियर, बाहर जाना, और इम्पोर्ट का मतलब होता है किसी सामान को अंदर लाना, है ना, ये ट्रेड में आप यूज करते हैं। गेटवे में आपके पास में सबसे शानदार वर्ड है पासपोर्ट। पासपोर्ट दिखाओगे तभी एरोप्लेन में बैठने को देंगे, वो ऐसे नहीं दे देंगे बैठने के लिए, है ना, पासपोर्ट। इसके अलावा खुद पोर्ट अपने आप में एक शब्द है ना, पोर्ट अपने आप में खुद एक फुल फ्लेज्ड लेटर वर्ड है। गुड। फिर आएगा आपका एयरपोर्ट, है ना, और माय पर्सनल फेवरेट व्हेन इट कम्स टू पोर्ट, अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी में ये रहा आपका रूट वर्ड। अपॉर्चुनिटी का क्या मतलब होता है? गेटवे में कैसे लगा, एक कहते हैं ना कि मतलब अपॉर्चुनिटी नॉक्स वंस अ टाइम, है ना, मतलब दरवाज़ा एक बार ही खटखटाएगी आपकी, जो आपके जो मौका आपको मिला है वो मौका जो है, अपॉर्चुनिटी जो है वो एक तरीके का दरवाज़ा होता है, उसने खटखटाया है ना तो उस दरवाजे को खोल लो। ठीक है, अपॉर्चुनिटी नॉक्स बट वंस, ये आपकी एक वो है, अपॉर्चुनिटी नॉक्स यानी कि खटखटाना, बट वंस। ठीक है, ये आपकी ईडियम भी हो गई। पोर्ट समझ में आ गए। दो तरीके के मीनिंग डेराइव होते हैं, अलग अलग अपन ने मीनिंग के हिसाब से वर्ड्स को डिफाइन कर दिया। ठीक है, फिर आपके पास में वर्ड होता है एक्ट। एक्ट में भी आपकी सेम कहानी है। दो तरीके के वर्ड मीनिंग्स होते हैं एक्ट में। एक तो आपका मीनिंग होता है कुछ करना, टू डू। ठीक है, और दूसरा आपका मतलब होता है जो रिजल्ट निकला है। ठीक है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पेन ब्लैक नहीं है आज, ग्रे टाइप ब्राउन टाइप फील हो रहा है। ब्लैक नहीं है क्या ये? ब्लैक नहीं है ये, ब्राउन है। एनीवे, ठीक है, एक्ट समझ में आया। दो वर्ड्स होते हैं, एक एक्ट का मतलब होता है कि कुछ करना, कोई एक्शन होना। ठीक है, और एक्शन अपने आप में एक्ट का ही डेरिवेटिव वर्ड है। और दूसरा होता है कि उस एक्शन का रिजल्ट क्या निकला। दोनों एक्ट से ही आते हैं। पहला मीनिंग है टू डू, ये अब ब्लैक है ये, है ना, और दूसरा मीनिंग होता है रिजल्ट। टू डू में सबसे आपका फर्स्ट वर्ड जो मैंने बोल दिया आपको, एक्शन। एक्शन का खुद लैटिन वर्ड होता है एक्टियो।
एक्टियो या एक्कियो दोनों सही हैं, ठीक है। अब ये आपने हैरी पॉटर बुक पढ़ी है, हैरी पॉटर बुक में एक मंत्र, जादू का मंत्र है, वो छड़ी घुमाते हैं और एक्कियो बोलते हैं, और जो भी सामान को देख के एक्कियो बोल रहे हैं वो सामान उनके पास में उड़ के आ जाता है। वो आइडिया यहीं से आया है। हाँ, मैं थोड़ा बहुत नॉवेल्स वगैरह देखती रहती हूँ, ठीक है। एक्शन हो गया, उसके बाद में आपका आता है वर्ड एक्टिव। एक्टिव के बाद में आपका आएगा एक्टिविटी, एक्टिव से बन गया एक्टिविटी। फिर आपका वर्ड है एक्टर, है ना, जो कला कर दिखाते हैं। फिर आपका वर्ड हो गया एक्चुअल, एक्चुअल का मतलब होता है रियलिटी। फिर आपका वर्ड है रिएक्ट, ठीक है ना, कि आपने कैसा बर्ताव किया। यहाँ पे भी आप कुछ कर रहे हैं ना, बर्ताव कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अपना रिएक्शन दे रहे हैं, वो आपका रिजल्ट टू डू की लिस्ट में आ गया। अब रिजल्ट की लिस्ट में एक फर्स्ट वर्ड तो आपका एक्ट ही है। आपका बर्ताव, यहाँ पर भी अलग अलग यूजेज होते हैं इन दोनों के। फिर आपका आता है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का क्या रिजल्ट निकला, पैसे लिए दिए, ट्रांजैक्शन हुआ, या फिर सामान लिया दिया, वो भी ट्रांजैक्शन की ही कैटेगरी में आएगा। उसके बाद में आता है आपका एग्जैक्ट और इनएक्ट, है ना। इनएक्ट का मतलब एक्शन से आएगा, जो एक्टर होते हैं वो इनएक्ट करते हैं, कोई ना कोई भाव व्यक्त कर रहे हैं। और एग्जैक्ट का मतलब होता है वो का वो, वही का वही, यानी कि आपने कुछ इधर लिखा हुआ था और उसको इधर लिख लिया एज इट इज एग्जैक्टली, तो वो रिजल्ट है आपका, ठीक है। समझ में आ गया, ये अपन ने एक्ट के वर्ड्स को डिराइव कर लिया। यहाँ पर इनको लिखना चाहो तो यू कैन राइट इट डाउन, इनको मत लिखो, ठीक है ना। खुद अपने आप वर्ड्स समझोगे, देखोगे, ढूंढोगे, याद हो जाएगा। समझ में आ गया रूट वर्ड्स की कहानी क्या होती है, बढ़िया। अब देखते हैं कि रूट वर्ड्स आते कहाँ से हैं। बहुत पुरानी लैंग्वेजेस है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ग्रीक और लैटिन की कहानी। इंग्लिश ने इन लैंग्वेजेस से अपने कुछ शब्द लिए हैं, ठीक है ना। इनको कहते हैं बोरो करना, चोरी करना नहीं कहते हैं, ठीक है। लोग बोलते हैं दे टुक अवे वर्ड्स फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस, ऐसा नहीं होता है। दे गॉट इंस्पायर्ड या फिर दे बोरोड दोज वर्ड्स, है ना। हम पोलाइट लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, हम पोलाइटली बात करना चाहते हैं, पब्लिक में पोलाइटनेस की कुछ कमी भी हो गई है रिसेंट टाइम्स में। एनीवे, मेनी आर यूज्ड विदाउट एनी चेंज। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमने एज इट इज ले लिए हैं, जैसे मैं बताती हूँ। ये एक फ्रेंच वर्ड है, ये इंग्लिश वर्ड नहीं है, ठीक है। ये एक फ्रेंच वर्ड है। गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है, सरकार। सरकार के नाम पे ही तो गवर्नमेंट को अपन यूज करते हैं ना। उसके अलावा कुछ मैंने यहाँ पर नीचे जो एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं वो भी एग्जैक्ट वर्ड्स हैं। जैसे एक और वर्ड आपको बताती हूँ मैं, किंडरगार्टन, है ना। छोटे बच्चे होते हैं, उनको अपन फर्स्ट क्लास में नहीं डालते, केजी क्लास में डालते हैं, एलकेजी में डालते हैं, यूकेजी में डालते हैं, प्रेप में डालते हैं। ये क्या होते हैं, ये छोटे छोटे वर्ड्स मैं बोल रही हूँ, ये क्या है। एलकेजी क्या होता है, लोअर किंडरगार्टन, ठीक है ना। यूकेजी अपर किंडरगार्टन, एचकेजी हायर किंडरगार्टन, ठीक है। और ये क्या है, प्रेप। प्रेप का मतलब होता है प्री प्राइमरी। प्राइमरी किसको बोलते हैं, फर्स्ट क्लास से लेकर फिफ्थ क्लास तक को। और ये प्रेप क्या होता है, प्री प्राइमरी, मतलब फर्स्ट क्लास से पहले की जो क्लासेस होती हैं उनको प्रेप बोला जाता है। स्कूल ऐसे होते हैं, चक्कर कमा देते हैं, प्रेप अलग क्लास चल रही है, यूकेजी एलकेजी अलग चल रही है, और फिर बोलते हैं कि किंडरगार्टन में डालो बच्चे को। तो और क्या चल रहा है, किंडरगार्टन ही तो है। लेकिन जानकारी नहीं होती है तो मजे ले जाते हैं। एनीवे, तो ये जो वर्ड है ये एक जर्मन वर्ड है, और इसका मतलब ही यही होता है जो इंग्लिश में अपन इसको यूज करते हैं, किंडरगार्टन, ठीक है। एक और वर्ड आपको देती हूं मैं, WALTZ। इसको Z नहीं बोलते, इसको Z बोलते हैं, ठीक है। आपको ओल्ड ABCD अगर अपन बोलते हैं तो उसमें Z ही बोला जाता है। फ्रॉम द पास्ट फ्यू ईयर्स इसमें प्रोनाउंसिएशन में चेंज आया है, अब इसको Z ना बोलकर Z बोला जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं वॉल्स। वॉल्स क्या होता है, इसको प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है, वॉल्स। वॉल्स क्या होता है, एक तरीके का डांस होता है, ये भी जर्मन वर्ड है। और बताती हूँ मैं, बैले, ये भी एक तरीके का डांस होता है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, बैले, टी साइलेंट होता है। और ये एक फ्रेंच वर्ड है जो कि इंग्लिश में एज इट इज यूज किया जाता है। इसको फ्रेंच में भी बैले ही बुलाया जाता है, इंग्लिश में भी इसको बैले ही बुलाया जाता है, ठीक है। और वर्ड बताती हूँ, जैसे CUISINE, क्विजीन, ठीक है। क्या वर्ड बोल रही हूँ मैं, क्विजीन। क्विजीन, क्विजीन का मतलब होता है खाने की परंपरा। हर जगह का क्विजीन अलग होता है, खाने की परंपराएं अलग होती है। राजस्थानी क्विजीन में आपके दाल बाटी चूरमा है, आपके गट्टे की सब्जी है ना, और कैर सांगरी की सब्जी है, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन प्रेफर करते हैं तो लाल मांस है। ये राजस्थान क्विजीन है ना। उसी तरह से गुजराती क्विजीन क्या है, ढोकला वगैरह हो गया, खांडवी हो गया, हांडवा हो गया, ठीक है। ये सब आपके गुजराती क्विजीन है। उसी तरह से तमिल क्विजीन होती है ना।
अलग अलग जगह की क्विजीन अलग है। फ्रेंच क्विजीन अलग है, फॉन्ड्यू का नाम सुना है, फॉन्ड्यू फ्रेंच क्विजीन का पार्ट है। इटालियन क्विजीन, आप पास्ता खाते हैं, स्पेगेटी खाते हैं, पिज्जाज लेते हैं, ये आपकी इटालियन क्विजीन है। अमेरिकन क्विजीन कुछ नहीं होता है ठीक है, ओके। ये आपकी क्विजीन वर्ड, ये क्विजीन फ्रेंच वर्ड है और एज इट इज इंग्लिश ने ले लिया। इतने एग्जाम्पल समझ में आए? गुड। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो एज इट इज लैंग्वेज ने बोरो कर लिए अब यहाँ पर मैंने आपको अलग से और वर्ड्स दिए हुए हैं और हर वर्ड के पीछे की एक कहानी है, बहुत ही शॉर्ट में अपन देखते हैं सो दैट अपन को ये वर्ड्स याद हो जाएं, क्योंकि इन वर्ड्स को मैं एज इट इज यूज करूंगी अपने लेक्चर्स में भी, और बार बार अपन एक ही एक कहानी को रिपीट नहीं करेंगे, इट्स अ वेस्ट ऑफ योर टाइम एंड माइंड, ठीक है। यहाँ पर दो मैंने वर्ड्स लिखे हैं, एको, ECHO एंड फोबिया। ये आपके ग्रीक वर्ड्स हैं, है ना। एको तो एज इट इज ग्रीक वर्ड है और फोबिया जो है वो आया है फोबोस से, PHOBOS। फोबोस कौन है? फोबोस ग्रीक रिलीजन जो था, पेगन रिलीजन जो था, उसमें एक भगवान का नाम था एरीज। एरीज जो थे वो भगवान थे या वो देवता थे जंग के, है ना, गॉड ऑफ वॉर इनको बोला जाता था, गॉड ऑफ वॉर, है ना। आपने थॉर मूवी देखी है ना। थॉर जो है वो गॉड ऑफ थंडर हैं और वो ग्रीक नहीं है, ठीक है ना, वो नॉर्स गॉड हैं। नॉर्स जनरली नॉर्वे, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो हैं वहाँ पर नॉर्स रिलीजन चला करता था, ठीक है ना। अब वो नहीं है, ये पेगन रिलीजन्स हुआ करते थे वहाँ पर, अब क्रिश्चियनिटी का टाइम है। इसको कहते हैं नॉर्स माइथोलॉजी या फिर नॉर्स गॉड्स। नॉर्स गॉड्स में जैसे थॉर होते थे, लोकी होता था, ठीक है ना, ओडिन थे, ये जो थे ना ये वहाँ के गॉड्स हैं। उसी तरह से ग्रीस में भी अपना खुद का पेगन रिलीजन चलता है। जैसे हमारे यहाँ हिंदू में है ना, गॉड ऑफ थंडर किसको बोला जाता है? लाइटनिंग, थंडर, रेन, इंद्रदेव को बोला जाता है ना। इतना तो पता है यार ठीक है। उसी तरह से उन लोगों के लिए भी अपने रिलीजन के स्पेसिफिक कामों के गॉड्स हुआ करते थे। गॉड ऑफ वॉर एरीज होते थे। एरीज का जो बेटा था ना उसको बोलते थे फोबोस। एरीज का बेटा था, उनको बोलते थे फोबोस। और फोबोस क्या थे? फोबोस थे गॉड ऑफ फियर। अगर आपको इनके बारे में जानना है बहुत ही इंटरेस्टिंग और कहानी के रूप में ना, तो मैं एक आपको नॉवल सजेस्ट करूंगी, PERCY, पर्सी जैक्सन के नाम से। नॉवल का नाम ही यही है, सीरीज में है, 6-7 नॉवेल्स हैं और इतने इंटरेस्टिंग है कि एक दिन में एक नॉवल कंप्लीट करा जाता है। पतले नॉवेल्स हैं, छोटे नॉवेल्स हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है और ये ग्रीक माइथोलॉजी और रोमन माइथोलॉजी से आए हैं, ठीक है ना। फोबोस का मतलब है गॉड ऑफ फियर, तो फोबोस से शब्द आया फोबिया, ठीक है। तो फोबिया का क्या मतलब हुआ? कुछ ना कुछ डर से रिलेटेड होगा। फोबिया का लिटरल मीनिंग होता है एन इरैशनल फियर। इरैशनल फियर, इस चीज, ऐसी चीज का डर जिसका डर होना ही नहीं चाहिए, इरैशनल फियर। जैसे हाइड्रोफोबिया, पानी का डर। कौन सी बीमारी होती है जिसमें पानी का डर होता है? रेबीज। रेबीज अगर आपको हो जाएगी तो आप पानी से डर के मारे ही मर जाएंगे। ये एक फेटल बीमारी होती है, रेबीज का कोई इलाज नहीं है, ठीक है ना। नोबडी गेट्स अलाइव आउट ऑफ रेबीज। अगर आपको रेबीज हो गया तो आपसे मिलकर अच्छा लगा वाली लैंग्वेज यूज करते हैं लोग, ठीक है। तो पानी से डरना नहीं चाहिए, लेकिन पानी से डर हो गया, पानी का डर इरैशनल फियर है। उसी तरह से अरैक्नोफोबिया होता है, अरैक्नोफोबिया। अरैक्नोफोबिया, अरैक्ना जो वर्ड होता है ना वो यूज होता है स्पाइडर्स के लिए। ये भी ग्रीक उससे आया है, माइथोलॉजी से। अरैक्ने, अरैक्ने एक तरीके की महिला थी जो कि बहुत अच्छी टेपेस्ट्रीज यानी कि कारपेट बनाती थी एक तरह से। और उनकी जो एक दूसरी भगवान थी अर्थीना, ठीक है, वो गॉड ऑफ इंटेलिजेंस थी, गॉड ऑफ टैलेंट थी, गॉडेस ऑफ टैलेंट। उनको सब कुछ करना आता था। तो जब उन्होंने देखा कि एक सिंपल ह्यूमन बीइंग है अरैक्ने नाम की और वो मुझसे ज़्यादा सुंदर टेपेस्ट्री बनाती हैं, ज़्यादा सुंदर कारपेट बनाती हैं और लोगों को पसंद आ रहा है, मेरा काम पसंद नहीं आ रहा, उसका पसंद आ रहा है, तो उन्होंने उसको श्राप दे दिया और स्पाइडर में बदल दिया, ठीक है ना, इंसान से स्पाइडर बना दिया। वहाँ से नाम आया है अरैक्नोफोबिया, स्पाइडर्स का डर। मकड़ी से डरने की क्या बात है, मुझसे पूछो डर लगता है, लेकिन अरैक्नोफोबिया एक तरीके का इरैशनल फियर है स्पाइडर्स के लिए। तो फोबिया की कहानी तो ये है, ठीक है। दूसरा आप जानते हैं एको। एको का क्या मतलब होता है? आवाज में गूंज होना, है ना, आवाज गूंजती है। एको एक तरीके की निम्फ थी। ये सब कुछ ग्रीक माइथोलॉजी से आया है ना। निम्फ क्या होती है? पानी की, जैसे जलपरियां होती हैं वैसे निम्फ हुआ करती थी, ठीक है ना। तो इसको क्या हुआ, इसको कोई पसंद आ जाता है, ठीक है, और ये
गॉड्स की वर्शिप करना बंद कर देती हैं, ठीक है, जो इनको पसंद आ जाते हैं ये उनके ऊपर ध्यान देने लग जाती हैं। तो जो गॉड्स थे, गॉड्स ने इनको श्राप दे दिया और बोला कि अब तुम्हें कोई देख नहीं पाएगा, कोई सुन नहीं पाएगा, लेकिन जो तुम्हारे पास में आके कुछ बोलेगा तुम उसके वर्ड्स को एज इट इज रिपीट कर दोगी, ठीक है। तो क्या होगा, एको होगा। समझ में आ गया। अपन पहाड़ों में जाते हैं, जोर से हू करते हैं तो वो पहाड़ से वापस अपनी आवाज टकरा के अपन तक आती है और हू करके आवाज आती है, वो क्या है, एको है। मैंने स्टोरी इसलिए बताई ताकि आप इसको याद कर लें, ये आपको याद हो जाए, ठीक है। दूसरा, ये ग्रीक वर्ड्स हो गए आपके। उसके बाद में कुछ एग्जैक्ट वर्ड्स यूज किए गए, जैसे एको एग्जैक्ट वर्ड था और फोबिया आपका एग्जैक्ट वर्ड आ गया। उसी तरह से कुछ आपके फ्रेंच वर्ड्स हैं जिनको अपन एग्जैक्टली यूज करते हैं। मैंने आपको एक दो एग्जाम्पल ऑलरेडी बता दिए हैं। उसके अलावा मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिखे हैं, जैसे फोपा वर्ड है, FAUXPAS, फोपा, इसको बोलते हैं फोपा, एक्स और एस साइलेंट है, फोपा। फोपा जनरली यूज किया जाता है ऐसी गलती के लिए जो आप फैशन में कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप लॉन्ग स्कर्ट के साथ में हाई बूट्स पहन रहे हैं तो आप फोपा कर रहे हैं। अजीब बात है, आपकी मर्जी हो वो पहनना चाहिए, लेकिन ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो फोपा होता है फैशन ब्लंडर। ब्लंडर का क्या मतलब होता है, भयंकर गलती, ठीक है, उसे कहते हैं फोपा, फैशन ब्लंडर। ये वर्ड फ्रेंच है, इसको फ्रेंच तरीके से ही बोला जाता है, फोपा। इंग्लिश में इसको फॉक्स पास नहीं बोलते, इसको इंग्लिश में भी फोपा ही बोलते हैं, और इंग्लिश में भी इसका मतलब फैशन ब्लंडर ही होता है। उसी तरह से आपका दूसरा वर्ड है कू, COUP। ये वर्ड आपने सुना है ना, जब देश की मिलिट्री जो है वो देश के शासन के खिलाफ हो जाए और बगावत कर दे, इसको कहते हैं कू। कहां पर हो रखा है, ये भी म्यांमार में हो रखा है, मिलिट्री जनता है वहां पे, ठीक है, इसको कहते हैं कू। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है कू, प नहीं बोलते, कू, ठीक है। उसी तरह से कुछ लैटिन वर्ड्स हैं, जैसे कार्पे डिएम। अगर आप विराट कोहली को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो उनका टैगलाइन कार्पे डिएम ही है, एटलीस्ट अभी तक तो है, ठीक है। कार्पे डिएम का मतलब होता है सीज द डे, SIEZE, सीज द डे। और इजी भाषा में बताऊं, सीज का मतलब होता है पकड़ लेना, मतलब आज दिन अच्छा है, मूड अच्छा है, बस इस दिन को पकड़ लो, कुछ कर डालो, ठीक है, तब यूज होता है वर्ड आपके लिए कार्पे डिएम। इसको अगर इजी समझना है तो कार्पे डिएम का मतलब होता है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट मतलब अभी का अभी, ग्रेटिफिकेशन मतलब संतुष्टि, ठीक है। मुझे अभी की अभी संतुष्टि चाहिए। मेरे सामने मैंने फ्रिज खोला और सामने एक डेयरी मिल्क सिल्क पड़ी है और बस मुझे कार्पे डिएम का है, तो क्या इसका क्या सीन सेंस निकला, मैंने बस उसको खोला, खाया और बस अभी के अभी मेरे को संतुष्टि चाहिए थी, मैंने ले ली, ठीक है। सीज द डे, सीज द मोमेंट, है ना, जो पल आपको मिला है अगर वो सही पल है, आपको लग रहा है और आप कुछ करना चाहते हो तो कर गुजरो, उसके लिए आता है कार्पे डिएम। दूसरा वर्ड है आपका एटसेट्रा, ETCETERA। ये आपका लैटिन वर्ड एज इट इज यूज किया गया है, एटसेट्रा। क्या बोलते हैं इसको, एटसेट्रा, त बहुत ही धीरे से बोला जाता है, एटसेट्रा। एटसेट्रा का क्या मतलब होता है, इसके जैसे और भी। जैसे मैं बोल रही हूँ ना कि ये वर्ड्स है एंड एक्सेट्रा, तो एक्सेट्रा का मतलब होता है इसके जैसे और वर्ड्स भी यहीं पर आएंगे, ठीक है, समझ में आया। ये होते हैं एज इट इज वर्ड्स। मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड करूंगी, बहुत सारे एज इट इज वर्ड्स हैं जो अपन यूज करते हैं। मैं आपको और एग्जाम्पल देती हूँ, चलो जर्मन में से निकाल के देती हूँ। गुस्सा होता है ANGST, गुस्सा। एंस्ट, जी नहीं बोला जाता, एंस्ट। एंस्ट जो होता है इसका मतलब होता है गुस्सा आना, चिड़चिड़ाहट होना, झुंझलाहट आना। ये है आपका जर्मन वर्ड और एज इट इज अपन इंग्लिश में यूज करते हैं। इसके अलावा आपके पास में वर्ड्स हैं, जैसे एक खाने की चीज होती है प्रेट्जेल करके, PRETZEL, प्रेट्जेल। प्रेट्जेल जो होता है अगेन जर्मन वर्ड है, एज इट इज लिया गया है इंग्लिश में। खाने की चीज होती है, मीठा होता है, तला हुआ होता है और उसके ऊपर शुगर डाल दी जाती है तो मीठा हो जाता है। समझ में आ गया, गुड। नेक्स्ट चलते हैं। इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दूसरी लैंग्वेज से लिए गए हैं, मैंने एग्जैक्टली रिपीट किया है, लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, जर्मैनिक और अदर्स मैंने बता दिया। अब अदर्स में मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग से कुछ वर्ड्स देती हूँ जो अपने हिंदी उर्दू से आए हैं। हिंदी उर्दू वर्ड्स की लिस्ट लिखते हैं यहाँ पे। हिंदी उर्दू वर्ड्स में आपने वर्ड सुना है बंगला। बंगला इंग्लिश में बोला जाता है एज अ बंगलो, ठीक है। उसके बाद में है पजामा। ढीले ढाला सब पजामा पहनते हैं अपन, सभी पहनते हैं,
ठीक है। तो पजामा, और पजामा का इंग्लिश में बोला जाता है पाइजामस या फिर पजामस। ये जो पजामस है, PA पजामस, ये है आपका ब्रिटिश इंग्लिश में यूज होने वाला, ठीक है ना, और ये है आपका अमेरिकन इंग्लिश में यूज होने वाला। दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मतलब है कि रात को पहने जाने वाले कपड़े जिसमें आप आरामदायक होते हैं, कॉटन के, सिल्क के होते हैं, और आप उसमें आराम से सो सकें फैल के, ठीक है, पजामस। उसके अलावा आपके पास में हिंदी का वर्ड है, जैसे जंगल हो गया, ये डायरेक्टली इंग्लिश ने अडॉप्ट किए हैं। जंगल हो गया, ठग हो गया, लूट हो गया, ये आपके वर्ड्स जो हैं ये डायरेक्टली इंग्लिश ने लिए हैं। उसके अलावा आपके पास में वर्ड्स हैं, टिफिन हो गया, टिफिन का मतलब होता है कुछ हल्का खाना, ठीक है। आप टिफिन लेके जाते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि ना 4 कोर्स मील लेके जा रहे हैं, सब्जी रोटी ले ली या फिर दही पराठे ले लिया, अचार ले लिया, यही होता है। तो ये हल्का फुल्का, हमारा हल्का फुल्का ऐसा ही होता है, ठीक है, इसको कहते हैं टिफिन। उसके अलावा आपके पास में वर्ड है योगा, हिंदी में इसको बोला जाता है योग, योग, और इंग्लिश में बोलते हैं योगा, ठीक है। उसी तरह से इंग्लिश में एक वर्ड है, सॉरी हिंदी में एक वर्ड है अवतार, भगवान अवतरित होते हैं धरती पे, अवतार लेते हैं, इंग्लिश में हो जाता है एवतार, ठीक है। उसके अलावा आपके पास में हिंदी में शब्द है मंत्र, इंग्लिश में हो जाता है मंत्रा, और इसका इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन भी ऐसा ही है, तो मैं प्रेफर करूंगी कि आप ऐसे ही प्रोनाउंस करें सो दैट आप बेसिक इंग्लिश ग्रुप में आ सकें, ठीक है। इसको कहते हैं मंत्रा। इसके अलावा आपके पास में वर्ड्स हैं जैसे गुरु, है ना, इंग्लिश में गुरु। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड बताती हूँ मैं आपको, कमरबंद। हिंदी में कमरबंद क्या होता है, जो कमर के ऊपर बांधे जाने वाले ज्वेलरी या फिर क्लोथिंग आइटम्स होते हैं, ठीक है। बेल्ट्स एक टाइम पे कमरबंद कहलाते थे। ये कमरबंद एग्जैक्टली एज अ कमरबंद इंग्लिश में यूज कर लिया गया, और वहां पर जो दूल्हे होते हैं वो शेरवानी थोड़ी पहनते हैं, सूट पहनते हैं, सूट में यहाँ पर एक ब्लैक कलर का सैश लगाते हैं, वो उस ब्लैक कलर के चौड़े से बेल्ट को कहते हैं कमरबंद, ठीक है। कमरबंद आपका इंग्लिश हिंदी से गया, हिंदी उर्दू से गया है। उसके अलावा आपका ये वर्ड है कर्म, कर्म हिंदी में बोलते हैं कर्म, इंग्लिश में बोलते हैं कर्मा, ठीक है, समझ में आ गया। ये हिंदी उर्दू से गए हुए वर्ड्स हैं। इनके अलावा मैं आपको बताती हूँ कुछ बंगाली वर्ड्स हैं, जैसे जोटो। जोटो जो है वो बंगाली में जूठ इसको कहा जाता है, ठीक है, जोटो होता है बंगाली में जूठ। और दूसरा वर्ड होता है डिंगी, आई एम सॉरी मुझे बंगाली लिखनी नहीं आती, बट इसको कहते हैं डिंगी। डिंगी होती है एक छोटी सी बोट जिसके अंदर 1 या 2 लोग ही बैठ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं बैठते वरना वो डूब जाएगी, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिंजी, इंग्लिश में भी सेम मीनिंग है डिंजी, ठीक है। ये बंगाली वर्ड हो गया आपका। जूटो का आपका जूठ हो गया, जूटो को जूठ हो गया। आपका एक तमिल वर्ड है, जो जिस तमिल वर्ड की मुझे जानकारी है, मैं तमिल सीख रही थी, उन दोनों की बात है। एक वर्ड है आपका कारी, कारी। कारी का मतलब होता है खाने में, सब्जी में जो झोल होता है ना, जिसको अपन तरी बोलते हैं, तमिल में उसको कारी बोलते हैं, और इंग्लिश में ये हो गया करी। और इस नाम से एक मसाले का पाउडर अंग्रेजों को बेचती है दुनिया, पता नहीं क्या बेच रहे हैं वो, ठीक है, करी पाउडर के नाम से आता है। देयर इज नो सच थिंग एज करी पाउडर इंडियन क्यूजीन में, ये तो अपन सब जानते हैं, पर ठीक है, उनको खरीदने तो क्या फर्क पड़ता है। ये होता है करी, तमिल में वर्ड है कारी, ठीक है, काड़ी। समझ में आ गया। अदर लैंग्वेजेस से कौन कौन से वर्ड्स आ गए? ये डायरेक्ट बोरो किए हुए वर्ड्स हैं जो मैंने आपको यहाँ बता दिए। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं क्या है आगे, ठीक है। ये और वर्ड्स हैं, मैं चाहती हूँ कि ये आप खुद क्रिएट करें इनके वर्ड्स। डिक्ट का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, लेग का दे दिया। कैप का मतलब होता है टॉप, एक इंसान का शरीर, उसके सबसे ऊपर क्या चीज है, उसका हेड है ना, और इसका दूसरा मीनिंग होता है टॉप। अब कैप से मीनिंग्स बनाने, जैसे कैप्टन हो गया, कैपिटल हो गया, मैंने 2 बताए हैं, 3-4 मीनिंग्स आपको, वर्ड्स आपको निकालने हैं। आई वुड प्रेफर कि आप कमेंट्स में लिखें सो दैट मुझे पता चल जाए कि आपको समझ में आ रहा है, और कैसे कैसे वर्ड्स, बीच में CAP भी अगर बीच में आ रहा है, एंड में आ रहा है, स्टार्टिंग में आ रहा है, अगर CAP एज इट इज आ रहा है तो उसका कहीं ना कहीं उसका मीनिंग हेड और टॉप से रिलेटेड जरूर होगा, ठीक है। ऑड, ऑड का मतलब होता है सुनना, जैसे ऑडियो, ठीक है। जैसे ऑडियंस होती है, ऑडियंस कौन होते हैं, जो बीच में नाटक चल रहा है या फिर कुछ चल रहा है और चारों तरफ लोग बैठे हैं और उसको सुन रहे हैं, वो दिखे ना दिखे उससे मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन वो सुन रहे हैं। उसी तरह से होता है स्पेक। यहां पर मैंने एक वर्ड आपको बताया ऑडियंस, स्पेक का मतलब होता है देखना, दिखने वाला। यहां पर मैं आपको वर्ड बता रही हूं स्पेक्टेटर,
अब ये आपका काम है ये पता लगाना कि इन दोनों शब्दों में डिफरेंस क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इजी है, बहुत रिलेटेड है, आसपास के शब्द हैं, आसपास इनको एज अ सिनोनिम भी कुछ कुछ कंडीशंस में यूज किया जा सकता है। ऑडियंस और स्पेक्टेटर, समझ में आया? गुड। इन वर्ड्स एटलीस्ट 3-3-4-4 वर्ड्स आप आराम से बना सकते हैं, और आपको ये वर्ड्स आते भी हैं, अपनी आंखें बंद करके 2 मिनट लगाओगे ये वर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है? नहीं आते हैं तो ढूंढो और मुझे बताओ। नेक्स्ट क्लास में मैं इनको एक बार रिवाइज करूंगी और आपको 5-7 वर्ड्स एक एक रूट वर्ड का दे दूंगी, इन रूट वर्ड्स का, ठीक है? गुड। नेक्स्ट देखते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, आज से अपन एक वर्ड ऑफ द डे सीरीज स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पहले बताया था क्लास में कि अपन वर्ड ऑफ द डे स्टार्ट करेंगे। वर्ड ऑफ द डे में अपन क्या करेंगे, मैं आपको एक वर्ड बताऊंगी, उसको बोलते कैसे हैं, यानी कि उसका प्रोनाउंसिएशन बताऊंगी, उसका मीनिंग बताऊंगी, उसको सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं, उसका एक सिनोनिम और एक एंटोनिम मैं आपको बताऊंगी। आज का वर्ड है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का क्या मतलब होता है? कुछ पहल करना, शुरुआत करना, ठीक है? तो आज से ऑफिशियली अपने एग्जाम की जो भी आपका टारगेट है, नॉट ओनली आरएएस, अगर आपका कोई और टारगेट भी है, आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आपका यही एम है कि बस मुझे इंग्लिश सीखनी है, ठीक है? तो ये भी आपके लिए एक काम है, करना है, एक दिन पूरा करना है, तो आज से उसका इनिशिएटिव लिया जा रहा है, ठीक है? इनिशिएटिव का मतलब होता है कुछ ऑफिशियली स्टार्ट कर देना। द एबिलिटी टू स्टार्ट समथिंग न्यू और टेक चार्ज। टेक चार्ज का मतलब क्या होता है? बस पहल करना, शुरू करना। इसको बोलते कैसे हैं? इनिशिएटिव। इनिशिएटिव, ठीक है? और इसका रूट वर्ड है लैटिन इनिशियम से, ठीक है ना? इनिशियम से एक और वर्ड बनता है इनिशियली। क्या वर्ड बनेगा? इनिशियली, ठीक है? सिनोनिम में इसका एक वर्ड हो जाएगा एंटरप्राइज। एंटरप्राइज कोई भी बिजनेस होता है, उसको स्टार्ट करने के लिए या उस बिजनेस की एग्जिस्टेंस के लिए एंटरप्राइज वर्ड यूज होता है। और एंटोनिम हो गया इनएक्टिविटी, मतलब आप कुछ नहीं कर रहे हैं, यू आर लेजी, यू आर जस्ट सिटिंग वेस्टिंग योर टाइम, ये होती है इनएक्टिविटी। ये इनिशिएटिव का ऑपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है? समझ में आया आज का? रूट वर्ड्स की कहानी समझ में आई, क्यों रूट वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, कहाँ से आए हैं, क्या उनके पीछे रीजन है एग्जिस्ट करने का, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और नेक्स्ट क्लास में मैं क्या पढ़ाऊँ, ठीक है? कोई बेसिक टॉपिक से स्टार्ट करना है, कुछ फन फैक्ट्स देखने हैं इंग्लिश के, या फिर कोई टोटली डिफरेंट इंग्लिश के बारे में बात करनी है, मुझे बता देना, मैं वो भी ले आऊँगी। अदरवाइज मेरा भी कुछ प्लान है 2-3 टॉपिक्स का उठाने का, मैं वो लेकर आती हूँ, ठीक है? ओके।